हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, मुझे मालूम है कि अभी नीचे मुझे सुनने में आया कि माहौल कुछ और ही था। अभी अब थोड़ा सा हाँ गीत संगीत का माहौल था। अब नहीं, चीजें थोड़ी देर के लिए ही होती है ना, तब उसका मजा आता है। फालतू बहुत ज्यादा। तुमको सच में लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? कभी भी नहीं। मैं बाथरूम में भी गाती तो ऊपर वाले कहते हैं अंकल को कंप्लेन कर देंगे। तो याद नहीं आज। अरे देख, मैंने क्या बोला कि चीजें ना एक ही टाइम पे सब हो जाए ना तो मजा नहीं आता। हम स्पेशली कभी और देखेंगे। लेकिन सीरियसली आई एम नॉट मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। चलिए बेटा, बस प्लीज। हाँ, टेस्ट आज ही मिलेगा, आज ही, ये बात तय है। अब मुझे बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। भरत भैया, एक बार चक्कर लगा के पूछ लो, किसी को परेशानी है तो उनको समय दिया गया था, लेकिन फिर भी नहीं याद हो तो 2 मिनट का समय है। किसी को निकलना हो अगर मान लो तो अपने नजदीकी 2 द्वार जो आपको पड़ता हो वो पकड़े और निकलने। हाँ, और वो 2 मिनट खत्म भी हो गए। वेरी गुड। चलिए, कुछ ज्यादा ही समझ गए आप लोग मुझे। हाँ, बस हो गया, बस इमीडिएटली बेटा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सुबह वाली क्लास में आपके मन में एक बात है कि यार थ्योरी है कि अगर मान लो 1 मिनट की झपकी लग भी गई तो किताब में पढ़ूंगा तो मुझे वो बात कहीं ना कहीं शायद समझ आ जाए। नहीं आएगी तो बोल दूंगा मैम बस इस वाले में डाउट है, आप बता दो, बाकी मैं लिंक कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे चीजें डिफरेंट हैं, हमारा अप्रोच डिफरेंट है, सब्जेक्ट तो डिफरेंट है ही बिल्कुल। तो यहाँ पर चीजों को देखने का नजरिया भी अलग है। देखिए, आपके पास अब अलग अलग कई सारे टीचर्स हैं जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ाने का अप्रोच अपना अपना है। तो वैसे ये चीज मेरे ऊपर भी लागू होती है कि अप्रोच अलग हो सकता है। और एक बात, पढ़ाना सबको वही है जो किताब में लिखा है। अल्टीमेटली हमें करना यह है कि उन बातों को आपको उस ढंग से समझाया जाए कि आपको जो भी अगर सवाल दिखे तो आपको लगे अच्छा ये तो वो सिचुएशन है जिसके बारे में मैं अब सोच सकता हूं। इस इंटेंशन को लेके आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे मजबूरन एफएम की क्लास का टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। कहां तक वो मुझे नहीं मालूम। आपको मैंने कुछ बोला बोलने के लिए, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि विल सी कि कितना हम आउटपुट निकाल सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है आपको जबरदस्ती बिठाने का और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाने का जो आपको समझ में ना आए, लेकिन विल सी दैट। और जितना भी बीच में जिनकी कमेंट्री निकल रही है मुंह से, मैंने अभी कहा ना कि वहां पे चीजें दूसरी थी, यहां चीजें दूसरी हैं। चलिए देखते हैं कितनी कमेंट्री आप यहां पे बीच में करेंगे। फिर अब यहाँ पे मेरे साथ एक दुविधा है। दुविधा यह है कि आपने एक चैप्टर ऑलमोस्ट तो ये मैं मान लूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, डन 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 डन। बस आज से ही आपकी एफएम की क्लास स्टार्ट है बेटा। बस मैं आपको अभी भी बोल रही हूं, वहां पर फिर भी हमारे पास 1 पैसे का स्कोप था, यहां बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। तो ये मानते हुए कि इस सब्जेक्ट को हम पहली बार देखेंगे, अब तुम बड़े हल्के हो यार, पता है, सीरियसली। आजकल मैंने कुछ नए शब्द सीख लिए हैं जो आपके बुरे वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं और बुरे भी नहीं लगते हैं।
जैसे अभी मैंने बोल दिया। दिस इज पेपर 8A। बेटा पेपर 8A फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको इस सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में मैं अभी लास्ट बार बोल रही हूं। अब जिसको भी मैंने देखा बकवास करते या जबरदस्ती की गर्दन हिलाते हुए भी इस सब्जेक्ट के कंटेंट को किस तरीके से बांटा गया है, वो बात आपको सर ने बताई कि आपके पास एक क्वेश्चन की बुक है, एक कॉन्सेप्ट की बुक है, आपने शायद 2 नोटबुक्स का भी माइंड बनाया होगा, एक कॉन्सेप्ट की बुक और एक प्रैक्टिकल। देखिए यहां पर क्वेश्चन तो अभी हम सर वाली बुक से ही करेंगे क्योंकि वो मटेरियल हमारे पास रेडी है, लेकिन इंटेंशन ये है कि द थिंग्स विल बी कवर्ड फर्स्टली फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, देन फ्रॉम द एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और साथ साथ में जैसे हम हर पेपर में करते जाते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस को साथ साथ डील करते जाएंगे। एफएम में फायदा ये है कि ये आईपीसीसी में भी था, इसलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टॉपिक्स को जोड़ा गया है, हटाया किसी को भी नहीं गया। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ चीजें कुछ फाइनल से निकाल के डाली जरूर गई हैं, लेकिन हटाया कुछ नहीं है। इसका मतलब जो भी टॉपिक हम लोग देखेंगे उसके एम्पल ऑफ क्वेश्चंस या सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। अब एक और बात, होमवर्क वाला कल्चर मैं बिलीव नहीं करती हूं। रीजन बीइंग कि जब आके मुझे वही क्वेश्चन कल दोबारा करवाने ही हैं तो मतलब आप बैठ के पंचायती करेंगे पीछे और मेरा मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपके साथ पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाएगा कि आपको घर में भी पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा जो आप यहां पे देखेंगे। तो मैम इसका मतलब आप हमें ये कह रहे हो कि चाहे क्लास थोड़ी बढ़ा लेंगे लेकिन घर में स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन करने नहीं बैठेंगे। यस, आप यहां मेरे साथ चाहे आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ के हम लोग 2 क्वेश्चन डेली का देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा लास्ट में एफएम रखने का एक फायदा जो मुझे नजर आता है वो है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना बोरियत थोड़ी कम होती है। मान लो कि अगर एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ गया और हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जनरली हम टाइम नहीं देखते, लेकिन थ्योरी पेपर में यहाँ पे परेशानी होती है, हम हर टॉपिक के बाद टाइम देखते हैं। नहीं, दिस इज फैक्ट, दिस इज यूजुअली डन बाय ईच एंड एवरीवन। मुझे आज तक अपने कोचिंग एकेडमिक स्टूडेंट करियर में एक बार डांट पड़ी है बस, और वो भी क्योंकि मैंने घड़ी देखी थी और सीए फाइनल की ऑडिट की क्लास थी। मैं शायद ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे बैठी होंगी, 1:15 बजे का टाइम था, आज तक मुझे भूलता नहीं है वो। मैंने बस ऐसे करके ना घड़ी देखी थी, मैम ने इतना बुरा मुझे झाड़ा और मुझे आज तक समझ में आया क्यों कि मैंने किया क्या। उन्होंने कहा हाँ पता है तुमसे वक्त नहीं कट रहा है। ऐसे लाइक मैंने तो घड़ी सिर्फ एडजस्ट की है भाई। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर में ये फायदा होता है कि इसका भी मन नहीं करता कि चलो यार बन रहा है तो मजा आ रहा है, नहीं तो कुछ नहीं होना है। चलिए अब शुरू करते हैं। द मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर आपके केस में, क्योंकि इसको आपको बेस मान के पढ़ना है बेटा, क्योंकि जब भी आप फाइनल में जाएंगे तो आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो सबसे पहले एक बात बोलेंगे कि इंटर में तुमने यहां तक पढ़ा है, अब इसके आगे बात करते हैं। कई सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो सेम के सेम आपको सीए फाइनल में भी मिलेंगे। इसका मतलब जैसे हम नेशनल इनकम में बात करते हैं, आपने ये देखा है वो देखा है, तो वहां भी आपके टीचर आपको यही बोलेंगे जैसा आपने इंटर में देखा था ना वही था। इसका मतलब हमने तो ना वहां देखा था और यहां भी गया, अब क्या होगा, एक्चुअली यही होगा बेटा। सीए आईपीसीसी और सीए इंटर में एक मेजर चेंज आया है एफएम में। कंटेंट के अलावा हर चैप्टर में एक एनालिसिस पार्ट जुड़ गया है। हर चैप्टर में पहले ये सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में पूछते थे, बताओ भाई ये क्या होता है, ये निकालो वो निकालो ऐसा करो, लेकिन अब एफएम भी डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव से पूछने लगे हैं कि भाई ये सिचुएशन है, अब आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए रिजल्ट निकालने के लिए, और रिजल्ट निकालने के बाद ये भी पता होना चाहिए कि अब इसका एनालिसिस क्या है। इसका मतलब और मैं
देखो चाहे 5 क्लास ज्यादा लग जाए, थ्योरी भी थोड़ी बहुत साथ में लेके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि बाद में आपको ये ना हो कि मैं सारा प्रैक्टिकल पढ़ा दूं और कहूं जी ये रही थ्योरी पढ़ लेना, तो उस वक्त आप मुझे डबल गाली दोगे कि एक तो 40 क्लास वैसे लगा दी और आप कहते हो थ्योरी भी अपने से पढ़ लेना। तो जो आपकी कॉन्सेप्ट की नोटबुक होगी, उस कॉन्सेप्ट की नोटबुक में आप कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग डील कर लेंगे, लेकिन वो थ्योरी क्वेश्चन डील करेंगे लास्ट में, जिससे क्लास के बीच का टाइम हमारा नुकसान नहीं होगा। मतलब क्लास के बीच में हम पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद जो बात होगी थ्योरी बेटा जरूरी है। अगर 60 में से 15 नंबर की भी फंस गई ना तो 25% का काम खराब हो जाएगा। इको ऑलरेडी पूरी थ्योरी है और अगर 15 नंबर ये हो गया तो इसका मतलब आपका 55% थ्योरी पेपर बन जाता है ये। तो इसलिए थ्योरी के साथ बिल्कुल भी नाटक हम नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पेपर हो। चलिए अब बात करते हैं इस पेपर की। मैं रेशियो से शुरुआत नहीं करूंगी बेटा, आप मेरा पर्सपेक्टिव समझो कि आपको ना अभी एग्जाम्पल तक घुसे हुए हैं दिमाग में, ठीक है ना? सब कुछ अभी आपके माइंड में। अब मैं बोलूंगी तो आप खाली ना कंपैरिजन ही करते रहोगे। अभी हम लेट अस गेट कंफर्टेबल विथ 1 और 2 टॉपिक्स, और उसके बाद जो आपका रेशियो बचा है, नहीं हुआ, क्या हुआ, वो मैं देखूंगी। ठीक बात है? हाँ, तब तक आप एग्जाम्पल आपके दिमाग से हट जाएंगे, क्या चीजें। अब तब आपको सिर्फ ये होगा मैडम बोल रही है, हमें समझ आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, चलो बेटा अब यहां देखेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय इसके ऊपर ना लगाते हुए, क्योंकि इसके ऊपर आपने अच्छी खासी चर्चा की होगी कि नहीं, कि एफएम है क्या, आज झूठे जाने। चलो ठीक है, तो चलो मुझे नहीं मालूम मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, चलिए ध्यान से देखेंगे प्लीज प्लीज। वी आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट फाइनेंस प्रोफेशनल इन आवर इंडस्ट्रीज। इस पेपर को आपको पढ़ाने के पीछे बेटा इंटेंशन है कि आपसे ज्यादा, ऐसा माना जाता है कि फाइनेंस इंडस्ट्री में हमसे ज्यादा फाइनेंस की समझ लोगों को नहीं है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को करने की सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है यार सीए को बुलाओ, सीए बताएगा कैसे करना है। तो भाई सीए क्या बताएगा? वो बताएगा कि ये गुड्स उठा के यहां से यहां बेच दो? नहीं, सीए सबसे पहले पूछेगा भाई बता तेरा बिजनेस क्या है। वो अपने बिजनेस का आइडिया समझाएंगे कि देखो भाई मैं इस प्रकार का बिजनेस करना चाहता हूं, अब भाई सीए तू बता ये होगा कैसे। अब ये होगा कैसे की बात क्या है बेटा? सबसे पहले जब भी मैं किसी बिजनेस के बारे में सोचता हूं तो मुझे पता है कि इसमें कई सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस और मान लो सेल्स एंड मार्केटिंग, ये कई सारे। इसका मतलब बिजनेस को ये सारे फंक्शंस को इंडिविजुअली भी चलाना है और उन सब के लिए लगेगा बेटा पैसा, उन सब के लिए लगेगा पैसा। अब वो जो मेरा सीए है वो सीए बताएगा कि भाई देखो तुम्हारे जैसे बिजनेस को कहां से पैसा लाना चाहिए, कहां तक तुमको लोन मिल जाएगा। मान लो मैं एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करने को चाहता हूं, आपने पूछा भाई क्या करोगे? मैंने कहा जी चाय बेचेंगे। आपने कहा जी चाय बेचेंगे। हमने देखा है आईआईटी ड्रॉप आउट्स चाय बेच के चायोस बना दिया उन्होंने, और आज करोड़ों में, कई 100 करोड़ में उनका टर्नओवर है। हम भी क्या करेंगे? चाय बेचेंगे। लोग चाय बड़ी पीते हैं। उन्होंने कहा अच्छा जी चाय बेचोगे, ठीक है। अच्छा कभी पहले चाय का बिजनेस किया है क्या? आपने कहा नहीं, घर में बना लेती थी कभी कभी जब मम्मी बोलती थी। कहा अच्छा, इसका मतलब तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने पूछा भाई सीए चाय का बिजनेस करने के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कितना अगर मैं कैपिटल लाऊं तो मैं इस बिजनेस को इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर सकता हूं। दूसरा, मेरे पास कितने पैसे एनी टाइम होने चाहिए जिससे मेरी चाय का बिजनेस की रोलिंग
चलती रहे। बोलो ठीक बात है। शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? जब शुरू हो जाएगा तब उसकी रोलिंग के लिए कितना पैसा चाहिए? वो सारी बातें मुझे बताएगा कौन? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक फाइनेंस प्रोफेशनल। मान लो आपने कहा जी सीपी में चाय की दुकान खोलनी है, तब बताना। तो उसने कहा भाई सीपी में चाय की दुकान खोलनी है तो मान लो तुमको 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो बैंक तुमको 1 करोड़ रुपए का लोन तो देगा नहीं। तो उसने पूछा फिर बैंक मुझे लोन कितने का देगा? क्या आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करनी पड़ेगी। आप कहोगे भाई तेरी हालत देखते हुए लगता है कि बैंक तुझे 20 लाख से ऊपर का लोन नहीं देगा, तो सीपी का सपना छोड़, पहले लक्ष्मी नगर आ जा। इसका मतलब तुम्हारी जो भी पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना, उस पैसे की रोलिंग चलाना, उस पैसे को कंजर्व करना, उस पैसे से पैसा बनाना, ये सारा मुझे सिखाता है ये सब्जेक्ट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कितना चाहिए कि सोच से लेकर पैसे को लाना, पैसे को रखना, पैसे को रोल करना और पैसे से पैसा बनाना, ये सारी बातें मुझे ये सब्जेक्ट सिखाएगा, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई भी चीज जो भी मुझे पैसे के बारे में सिखाएगी वो कहलाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो ठीक है। मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल की नजर से हमेशा हर क्वेश्चन को देखूंगा कि जब मैं आगे जाऊंगा तो यही टाइप की सिचुएशन मेरी रियल लाइफ में भी आएगी और मुझे तब इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। हम एक बार 1-2 चैप्टर आसान लेके चलेंगे, उसके बाद वेटेज वाइज आगे बढ़ेंगे। 1-2 चैप्टर थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए आसान लेके चलेंगे, उसके बाद वेटेज वाइज आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली बड़े चैप्टर्स पहले और छोटे चैप्टर्स बाद में। रीजन बीइंग मेरे दिमाग में मई वाले बच्चे हैं एंड आई वांट कि उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और एक बात भाई, मेरे पास कल से करीब 12 से 15 मैसेज है कि एफएम खत्म कब होगा। भाई शुरू तो करने दो मेरे को। अभी देखो अब मेरे साथ क्या है मुझे तो नहीं मालूम ना। पेज नंबर 22 की चौथी लाइन निकालो, यहां लिखा है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इट विल हार्डली टेक अराउंड 2-3 क्लासेस बस। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीजें हमने पहले कभी, और ऐसा भी नहीं कि एफएम मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, बस जस्ट दैट कि अपना अपना असाइनमेंट होता है। हर असाइनमेंट अपने ढंग से डिजाइन होता है। हो सकता है मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस पहले ऊपर आने थे, लेकिन सर के हिसाब से वो क्वेश्चंस बाद में आने थे, बस इतना ही फर्क है। तो शुरू करें। हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है क्या करना है, कैसे करना है, कहां से लाना है और कैसे उसको पैसे से पैसा बनाना है। तो मैम बादल बादल बना लें? बना लिया? किसके नाम से बना लिया बादल? एफएम के नाम से? चलो कोई बात नहीं। यार मैं एक सच बात बताऊं, मैं ना बात काटना नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं पर्सनली एक कॉपी में कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आधा वादा कुछ नहीं होता है। देखो अब ये आपके और हमारे ऊपर है, हाउ विल डील विद द सब्जेक्ट। ठीक है, एक कॉपी से एक तो फायदा आपको ये होगा कि आपको थोड़ा वजन कम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू कैरी बुक, कॉपी एज वेल एज कॉन्सेप्ट कॉपी प्लस एक रफ कॉपी जो बाकी पेपर के लिए लाते होगे। नहीं अच्छा पूरी लाते हो, क्या बात है। चलें अब बस बेटा बस, समय चेंज है लेकिन मैं वही हूं। इसका मतलब आपकी थोड़ी सी आजादी में अभी भी कमी है।
चलिए बेटा, अभी 1 कॉपी 2 कॉपी 4 कॉपी सब बात की बात है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। 1 कॉपी के पीछे मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट नोट बुक ऑलरेडी है। नहीं, आपको मिल जाएगी, मिलेगी 100% मिलेगी। कॉन्सेप्ट की आपको बुक अलग मिलेगी, तो ऐसा दिक्कत नहीं आएगी आपको कि ये पलट पलट के देखना। 2 कॉपी के पीछे इंटेंशन ये होता है कि कॉन्सेप्ट रखो और कॉपी से मैच करो, बार बार पीछे नहीं पेज पलटना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट की बुक अलग से मिलेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, अब यहां देखेंगे बहुत ध्यान से प्लीज। अगर आप बोलेंगे तो इसके बाद पहले रेशियो आपका खत्म करा के आगे चलेंगे जो भी, लेकिन पहले ये देखेंगे। चलो यहां देखो, सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजंस में सबसे पहली बात लिवरेज। बेटा आपको नहीं बोलना है, मुझे बोलना है, ठीक है। लिवरेज, बेटा लिवरेज का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाने को लिवरेज कहते हैं। ध्यान से सुनना है बात, किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाने को लिवरेज कहते हैं। जैसे छोटी सी बात, मान लो आज आप ये मान के आए थे कि अभी ऑडिट की क्लास होनी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने देखा कि अरे यहां तो एफएम की क्लास चल रही है, तो चलो जब आ ही गए हैं तो क्यों ना ये बात भी सुन लेते हैं। इसका मतलब अगर मैंने कोई काम ऑलरेडी कर दिया है तो उस सिचुएशन का मैं मैक्सिमम कितना बेनिफिट उठा सकती हूं, उस बेनिफिट उठाने को कहते हैं लिवरेज। बात को ध्यान से सुनेंगे, लिवरेज का मतलब है किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाने को कहते हैं लिवरेज, ठीक है। जैसे मान लो अब हम मेट्रो में जा रहे हैं, अब आपको अच्छे से मालूम है कि लेडीज की सीट अलग होती है हर कोच में, होती है या नहीं, तो अब जानबूझ के सामने खड़े हो जाओ। अब आपको अच्छे से पता है कि वो बेचारा लड़का जो बैठा है वो कई देर तो मुंडी नहीं उठाएगा ऊपर, लेकिन अब आपको भी पता है कि अगर जनरल कोच में घुस ही गए हैं तो क्यों ना अपने राइट्स का फायदा उठा ही लिया जाए। तो इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना है, लिवरेज का मतलब होता है अगर मैंने कोई चीज ऑलरेडी कर दी है, 1000 बार बोल रही हूं मैं, अगर मैंने कोई चीज ऑलरेडी कर दी है तो भाई वो तो लग गई ना, तो क्यों ना उस लगाई हुई चीज को मैं उस तरीके से मैनेज करूं कि मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो। जैसे आप लोग, आपका किराए का मोबाइल है, आप तो किराया दे चुके, तो आप लोग तो क्लास में भी यूज कर लूं, क्योंकि किराया तो मैंने भर ही दिया है उसका। नहीं तो अगर अपना है तो फिर मत निकाला करो ना, किराए का है तो कोई बात नहीं भाई, किराया तो दे ही दिया है, क्यों ना मैं ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकूं। इस बात को समझने के लिए बेटा मुझे सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 2 प्रकार के कॉस्ट की जरूरत होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। मैम हम लिख रहे हैं, हम नहीं, कौन कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। बड़े ध्यान से सुनना है बात को। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है हर यूनिट बनाते वक्त मुझे कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड एक यूनिट के लिए लगाना है, वो कॉस्ट कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब अगर मुझे ये 1 यूनिट बनाना है तो उस हर यूनिट में कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा, वो कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट। बेटा वेरिएबल कॉस्ट कभी भी लिवरेज का हिस्सा नहीं हो सकता, बड़े ध्यान से सुनना है। वेरिएबल कॉस्ट कभी भी लिवरेज का हिस्सा नहीं हो सकता। मैम क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बेटा फिक्स नहीं है, करोगे तो
लगेगा वरना लगने वाली चीज नहीं है। और मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले एक बात बताई थी कि लग तो गया ही है, उसका फायदा उठाने को लिवरेज कहते हैं। याद है, आ तो गए हैं तो क्यों ना सुन लें। क्या वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कहता है लग तो गया ही है? ना ना, बनाओगे तो लगेगा, ये कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कभी भी लिवरेज का हिस्सा नहीं है। मैम इसका मतलब लिवरेज का हिस्सा है फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक लेवल तक तो मुझे देनी ही पड़ती है, चाहे उसके बाद तुम उस काम को करो या ना करो, उस कॉस्ट को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और वो भी 2 प्रकार की, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। मान लो मैंने एक कमरा किराए पे लिया, ठीक है, मैंने एक कमरा किराए पे लिया, कितना? 4,000 रुपए पर महीने में। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार मैं तो खाली सोने आता हूं, इतना बड़ा कमरा फालतू पड़ा है, क्यों ना मैं किसी एक और बंदे को इसमें रख लूं, वो भी वो बंदा जो नाइट शिफ्ट में जाता हो। इसका मतलब आधे टाइम मैं रह लूंगा, आधे टाइम वो रह लेगा। क्या रेंट तो आपने दे ही दिया कि नहीं? रेंट तो इस महीने का दे ही दिया। अब इसका मैं क्या इस्तेमाल करूं, इस कमरे का मैं कैसे इस्तेमाल करूं जिससे इस सिचुएशन का मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकूं, वो कहलाता है लिवरेज। ऑपरेटिंग खर्चे कौन से? जो बिजनेस को चलाने के लिए लगते हैं, रेंट, सैलरी, कोई प्रकार का इंश्योरेंस, बिजली का बिल। लेकिन मैम बिजली का बिल तो बत्ती जलाओगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन फिर भी होता है, क्यों? क्योंकि एक मिनिमम लेवल की बत्ती तो आपको जला के रखनी ही पड़ेगी, चाहे दुकान में कोई कस्टमर आए या ना आए। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कॉस्ट मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लिया है, वो पैसा जो मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लिया है, और उस पैसे का जो कॉस्ट है, उस पैसे को अपने पास इस्तेमाल करने का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कहलाता है फाइनेंशियल कॉस्ट। जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट, बिल्कुल आप में से किसी ने कहा लोन ले लिया तो लोन का इंटरेस्ट। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड लोगे तो प्रेफरेंस का डिविडेंड। मैम प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या आपने कभी प्रेफरेंस डिविडेंड को अगर पढ़ा हो तो उसे पढ़ा जाता है 6% प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका मतलब अगर डिविडेंड दोगे तो 6% डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्या यही बात इक्विटी के लिए भी होती है? इक्विटी का डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% या नो डिविडेंड। इक्विटी वालों के साथ ऐसा नहीं है। मैम इसका मतलब लिवरेज अब हमें समझ आ गया थोड़ा कि अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट आपने इनकर कर ही ली है तो उस एसेट को, उस फंड को उस ढंग से मैनेज करो कि उस दिए हुए पैसे का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। उस बात को कहते हैं लिवरेज। बोलो ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट? 2। वेरिएबल रिलेटेड टू पर प्रोडक्ट, फिक्स कॉस्ट दैट इज फिक्स अप टू अ सर्टेन लेवल। 2 टाइप्स, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग विच इज यूज्ड टू रन द बिजनेस, जैसे सैलरी, वेजेस,
रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या कहता है कि अगर आपने किसी से उसके पैसे लिए हैं तो उस पैसे को रखने का जो कॉस्ट, बेटा आप भी तो एफडी कराते हो बैंक में और उससे इंटरेस्ट मांगते हो, क्यों? क्योंकि अगर तू मेरा पैसा 4 साल के लिए रखेगा तो तुझे इतना पैसा मुझे एडिशनल देना पड़ेगा। तो वही बात मेरा लेंडर भी मुझसे कहता है कि अगर तू मेरे पैसे 10 साल के लिए रखेगा तो हर साल तुझे मुझे इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। ये कौन सा कॉस्ट? फाइनेंशियल कॉस्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज है इनकम स्टेटमेंट, और इसी से सारी बात आगे चलेगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा ध्यान से सुनना है, आपके लिवरेज का सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। आपका लिवरेज का सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। हमने देखा है कि सबसे पहले होती है सेल्स, ठीक बात है। सेल्स इज इक्वल्स टू यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेल्स, इसमें किसी को कोई आपत्ति? लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी हमेशा यूनिट्स के हिसाब से चेंज होगा। बेटा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये शब्द कंट्रीब्यूशन पहले नहीं सुना है? चलिए, मतलब फाउंडेशन वाले जो बेसिकली जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। बेटा ध्यान से सुनेंगे। एक बात मान लेते हैं कि हम एक यूनिट बेच रहे हैं रिमोट 100 रुपए में, तो इसका मतलब यहां पे 1000 यूनिट इंटू 100 कितना हो गया? 1 लाख। इस रिमोट को बनाने में जो खर्चा आया है वो खर्चा आया है 70 रुपए का, तो कितना? 70,000। बोलो ठीक है। अब मेरे पास कितने रुपए बचे? 30,000। इसका मतलब बेटा इस 30,000 रुपयों में से ही मुझे आगे के खर्चे करने हैं। दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स में से जब मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट घटाता हूं तो मुझे उतना अमाउंट मिलता है, इसी अमाउंट से मुझे अपना इंटरेस्ट भी भरना है, प्रॉफिट भी कमाना है, अपने फिक्स कॉस्ट भी देने हैं, वो सब मिला के कहलाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन में से ही मुझे अपने आगे के खर्चे करने हैं, आगे का इंटरेस्ट भरना है, आगे का टैक्स भरना है, और फिर प्रॉफिट भी इसी में से होगा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जब माइनस करेंगे तब इस प्रॉफिट को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बेटा ध्यान से सुनना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो मैंने केवल काम करके बनाया है, इसके ऊपर अभी और कोई किसी प्रकार की चार्जेबिलिटी मैंने की नहीं है। इसका मतलब अगर मेरा अपना फंड होता तो टैक्स से पहले मैं इतना पैसा कमा पाती। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जो काम मैंने अभी कर लिया है बिजनेस में उससे मुझे इतने पैसे मिले हैं। लेकिन ये तो मेरा पैसा है, या मेरा पैसा है क्या? नहीं, कई लोग बैठे हैं जिन्होंने मुझे लोन दिए हैं, उनके पैसे दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्यों यहां पे पहले फिक्स कॉस्ट और बाद में इंटरेस्ट? मैम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब तक अगर आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे तब
तक आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, और जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक उससे पैसे तो आना भूल जाओ, और जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये क्या है? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसका मतलब अपने वालों को जो जरूरी थे उनको दे दिया, बाहर वालों को दे दिया। अब किसकी बारी आई? गवर्नमेंट की, दैट इज लेस टैक्स। अब आया मेरे पास प्रॉफिट और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस वालों को पहले दे दो भाई, और उसके बाद जो बचा वो हो गया अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आपके पास अवेलेबल है नंबर ऑफ शेयर्स तो आप निकाल सकते हैं ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। ये बात अभी आपको लिखनी नहीं है बेटा, हम लोग लिखेंगे, प्लीज 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 सब कुछ लिखेंगे हम लोग जैसा लिखते हैं, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैं अभी केवल आपको ये दिखाना चाहती हूं कि किसी भी बिजनेस को करने के बाद इस सीक्वेंस में पैसा जाता है। इसका मतलब सबसे पहले अपने ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद होते हैं फाइनेंशियल, यहां के बाद फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, और यहां के बाद ये कौन सा है? अर्निंग टू इक्विटी शेयर्स। अच्छा एक बात बताओ, टैक्स, टैक्स फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? आपने क्वेश्चन सुना मेरा? मैंने आपसे पूछा टैक्स फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल क्यों? क्योंकि मैम वो इनकम के साथ साथ, इनकम के रिलेशन के साथ साथ बदलेगा, इसलिए वो कौन सा टैक्स है? वेरिएबल। तो आपने तो अभी अभी एक बात की कसम खाई है, आपको पता नहीं चला कि वेरिएबल कॉस्ट लिवरेज का कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा। इसका मतलब कहीं भी अगर हमने चर्चा बार बार की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मुझे ये बात याद रखनी है कि क्यों प्रॉफिट बिफोर टैक्स भाई? क्यों प्रॉफिट बिफोर टैक्स? क्योंकि टैक्स तो वेरिएबल है, और वेरिएबल का किसी प्रकार से लिवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करोगे तो लगेगा। और लिवरेज सीधा सीधा कहता है कि भाई जो काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसका भार मैंने अपने सिर पे ले लिया है, कैसे मैं उस काम को उतने अच्छे से करूं कि जिससे मेरा परफॉर्मेंस और बेहतर होता चला जाए। बोलो ठीक है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस जो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे आसान पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे पहला देखो, और एक बात, ऐसा मुझे लगता है, नहीं ये डिस्क्लेमर है भाई, एग्जैक्टली मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं। हो सकता है किसी वक्त पे मैं ये सोचूं कि ये इजी और मैं थोड़ा जल्दी चले जाऊं, तो इट्स योर ड्यूटी टू इंटरप्ट इमीडिएटली कि भाई भागो मत, रुको, ये आपके लिए इजी है, हमारे लिए पहली बार है। ठीक है? सबसे पहला लिवरेज कौन सा बेटा? ऑपरेटिंग लिवरेज। हर लिवरेज को समझने के लिए एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और ये होगा एग्जिस्टिंग और ये होगा प्रपोज्ड। बड़े ध्यान से सुनना। अभी अभी हमने देखा कि हम 1000 रिमोट बेच रहे थे, कितने में? 100 रुपए में, तो कितना? 1 लाख। हमने अभी अभी देखा कि उस 1000 में 70,000 का तो वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये क्या हुआ बेटा? कंट्रीब्यूशन। मेरी फैक्ट्री का फिक्स्ड रेंट 10,000 रुपए महीना है, तो क्या करूं? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूं कितना? 10,000, तो मेरा
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000। बड़े ध्यान से सुनना है बात को, बहुत ध्यान से। अब यहां क्या है? प्रपोज्ड। लेकिन मान लो कि आपने इस वाली फैक्ट्री में जो 4 घंटे का समय बचता था, आपने उस फैक्ट्री में और प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। आपने कहा भाई लेबर एक काम कर, तू ना ओवर टाइम कर, कोई दिक्कत नहीं है, और जितने यूनिट बनाएगा उतने के हिसाब से हम तुझे पैसे भी देंगे। इसका मतलब क्या फैक्ट्री का रेंट इस वजह से बढ़ेगा कि पहले 12 घंटे काम होता था, अब 16 घंटे काम हो रहा है, तो क्या इस वजह से मकान मालिक किराया बढ़ा देगा क्या? नहीं। लेकिन मैं मानती हूं कि इस वजह से अब मैं कितना यूनिट बेच पा रही हूं? 1200 इंटू 100 कितना? क्या आज भी रिमोट को बनाने में 70 रुपए ही लगेंगे? हाँ नहीं मैम, अगर देखो यहां पे हम ये मानते हैं कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 84। कितना हो गया बेटा? 36। फिक्स कॉस्ट। अब ध्यान से देखना एक बात, बहुत ध्यान से। ये जो बात मैं आने वाले 5 मिनटों में बोलूंगी वही ऑपरेटिंग लिवरेज को समझाएगा। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। आपने एक बात को देखा कि जब मैंने अपनी सेल, दिख रही है आपको? आपने देखा कि जब मैंने अपनी सेल कितने से बढ़ाई? 20,000 रुपयों से बढ़ाई, जो कि कितना परसेंट हो गया? 20%। जब मैंने अपनी सेल 20% से बढ़ाई, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 20% से नहीं बढ़ा है, उससे ज्यादा से बढ़ा है। आपको दिख रहा है? मैम कैसे? कितने परसेंट से बढ़ा है? 30% से। देखो मैंने अभी लिवरेज नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ सिचुएशन दिखाई है कि अगर मैंने अपनी सेल 20% से बढ़ा दी तो मेरा प्रॉफिट 20 से नहीं बढ़ा है, मेरा प्रॉफिट 30% से बढ़ा है। और इसके पीछे बेटा सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है नॉट इन द चेंज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ यहां पे इस चीज के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए मेरे प्रॉफिट में सेल की अपेक्षा ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बोलो दिख रहा है आपको ये? अच्छा बताओ, आपके 20% बढ़ाने से कितना परसेंट? 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसको कहते हैं बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज। कैसे? आपने कितना, आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा? 30%। कितनी सेल बढ़ाने के बाद? इसका मतलब कितने टाइम्स? 1.5 टाइम्स। ये फिर से बताऊं, एक बार ध्यान से सुनेंगे बात। मैंने कहा आपने जब सेल 20,000 से बढ़ाई तो आपका प्रॉफिट 6,000 से बढ़ा, जो कि अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 20% सेल बढ़ाने की वजह से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ा? 30% से। इसका मतलब कितना गुना? कितना गुना? 1.5 गुना। इसका मतलब क्या आप ये बात कह सकते हो कि इस बिजनेस के लिए जितने बार तुम सेल बढ़ाओगे उसका 1.5 गुना प्रॉफिट में चेंज आएगा? बोलो मैम एक बार फिर से हम बोले। आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं 1% सेल बढ़ाऊं तो 1.5% प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी।
बोलो समझ में आ रही बात? इसका मतलब जितना परसेंट मैं बढ़ाऊंगा उसका 1.5 गुना प्रॉफिट में चेंज आएगा। बेटा इसको एफएम की भाषा में कहते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब दो धारी तलवार। दो धारी तलवार का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज कहता है द चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम 1% चेंज इन सेल्स। आपको कितने का चेंज पड़ेगा अगर तुम 1% सेल बढ़ाओगे या घटाओगे? इसका मतलब मैम यहां तो उल्टा भी पड़ सकता है। सोचो अगर मेरी सेल 20% से डाउन हो जाए तो डाउन करके दिखाओ। इसी को एक्सटेंड करेंगे, कितना हो गया? 80, ये 56 है ना, कितना हो गया? 40, 44, ये तो गड़बड़ है। 60, 64, ये कितना? अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, ये कितना? रुक जाओ यार, रुक जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। 64 सही तो था यार, 64। अच्छा ये 16 बता रहे हो, ठीक है यार तुम ना। एक मिनट, ये सही था, पहले तुमने मुझे कंफ्यूज और तुमने ये गड़बड़ा दिया था। 30, 24, चलो ठीक है। आपका फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा? कितना प्रॉफिट? पहले कितना था? कितने का फर्क आया? कितना परसेंट? 30%। इसका मतलब 20% अगर बढ़ाया था तो 30% प्रॉफिट बढ़ा था, लेकिन अगर 20% गलती से सेल कम हो गई तो मेरा प्रॉफिट कितने से गिरेगा? 30%। इसका मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज इज द चेंज इन परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन 1% ऑफ सेल। इसका मतलब अगर 1% से सेल में चेंज आता है या तो ज्यादा या कम, तो कितना परसेंट या कितना गुना चेंज किस में आएगा? आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इसीलिए इसका पहला फॉर्मूला बनता है परसेंटेज ऑफ चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल्स। कितना बढ़ा था बेटा? 30, 20, कितना टाइम्स? 1.5 टाइम्स। इसका मतलब आप जितने परसेंट से भी सेल में चेंज लाओगे उसका 1.5 गुना चेंज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएगा, चाहे प्लस या माइनस। इसलिए इसको कौन सी स्वॉर्ड कहते हैं भाई? डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसका मतलब दो धारी तलवार। इसका मतलब हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज मोर इज द रिस्क। क्योंकि अगर आगे बढ़े तो भी उसी साइड से बढ़ेंगे, तो अगर पीछे आए तो भी उतने ही से पीछे आएंगे। इसका मतलब अगर आगे गए तो 1.5 गुना आगे बढ़ेंगे और पीछे गए तो भी सीधा 1.5 गुना का नुकसान होगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज मींस द इवैल्यूएशन ऑफ चेंज इन परसेंटेज ऑफ EBIT ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है बेटा, कितना कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT आपका। चलो बताओ कंट्रीब्यूशन क्या है? 30,000। EBIT कितना टाइम्स भाई? 1.5 टाइम्स। लेकिन आप प्रपोज्ड वाले का ऑपरेटिंग लिवरेज देखो, कंट्रीब्यूशन कितना है? 36,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
कितना 1 पॉइंट, अरे यहां तो ऑपरेटिंग लिवरेज कम हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ाओगे वैसे वैसे ऑपरेटिंग लिवरेज कम होती चली जाएगी। बेटा एक बात ध्यान से सुनेंगे, एक शब्द होता है ब्रेक इवन पॉइंट। आप में से जिन बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ी है वो तो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी उसके लिए मैं बताती हूं, और हमारे लिए एनालिसिस पार्ट में बहुत जरूरी है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि कम से कम इतना तो बचा लूं कि जो मेरे फिक्स्ड खर्चे हैं वो तो पूरे कवर हो जाए। दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज कहता है कि भाई कम से कम इतना तो कमाओ कि तुम अपने ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जा सको। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जहां प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब जितना आपने बचाया है उतना ही आप क्या करोगे? अपने खर्चों के लिए दे दोगे। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इतनी सी बात है। क्या बात है भाई? कि किसी भी प्रकार से, यहां पे पूरा का पूरा मैटर किसका है? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि यहां पे फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं था। आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट सेज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग fixed cost in such a manner that the benefit of these cost must be amplified. amplified का मतलब बढ़ाया जा सके। सोचो अचानक से मेरे बाजू वाली दुकान बंद हो जाती तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल बढ़ जाती, लेकिन मेरे दुकान का किराया नहीं बढ़ता, मेरे दुकान के बंदे की सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर बढ़ता। तो इसका मतलब हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज हायर इज द रिस्क, क्योंकि जितने तेजी से जाओगे उतने तेजी से पीछे भी आओगे। ये बात हमने देख ली है। तो ये कौन सी लिवरेज हो गई बेटा? ऑपरेटिंग लिवरेज। बात समझ में आ रही है? ठीक लग रहा है? बात आ रही है समझ में? तो क्या करें? मैम लिख लेते हैं, तो चलिए फटाफट से लिखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात कौन सी कॉपी में लिखें? ये सब तो होता है, चलो कोई बात नहीं, चल रहा था जो भी। अब इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी कॉपी में लिखें। तो जो मर्जी आए उसमें लिखो। हाँ, आधे लोग तो उस टाइम पे भी डाउट में थे कि पहले दोनों को सुन लेते हैं कौन क्या बोल रहा है और फिर देखेंगे कौन सी कॉपी बनानी है। बेटा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस में पहला लिवरेज। फाइनेंशियल डिसीजंस में पहला लिवरेज। अभी तक कौन से लिवरेज की बात हुई है? ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या आप थोड़ी सी बातों को लिंक कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट को जो लगा ही दिया हूं तो क्यों ना इतना ज्यादा काम करूं कि उस फिक्स कॉस्ट से बहुत ज्यादा मैं प्रॉफिट कमा सकूं। मीनिंग ऑफ लिवरेज। मीनिंग ऑफ लिवरेज। मीनिंग ऑफ लिवरेज। Leverage is a situation. Leverage is a situation which an organization wants to achieve by exploiting the maximum benefits from the कौन सा cost? Very good. From the fixed cost already incurred. क्या अब आपको थोड़ी बात ठीक लग रही है? आपको ये बात को बताना है कि भाई देखो वेरिएबल कॉस्ट में किसी प्रकार का लिवरेज नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है। जितना काम करोगे उतना देना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस।
टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस कितने? दो। कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। Variable costs are the costs related to the production of कौन सा प्रोडक्ट? हर एक प्रोडक्ट, दैट इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट। Fixed costs are those costs which are to be incurred at a fixed amount for a particular period or level। क्या ये लेवल लिखना जरूरी था? अगर एक फैक्ट्री है तो किराया अलग है, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपेंड कर जाएं और दूसरी फैक्ट्री ही किराए पे ले लें तो क्या आपकी फिक्स कॉस्ट बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी। इसलिए हमने क्या लिखा है? पीरियड एंड लेवल। उसके बाद दो प्रकार के फिक्स कॉस्ट बेटा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। Costs which are necessary to run the business, जैसे rent, salary, some sort of insurance, costs which are related to the outside funding from the market, जो पैसा मैंने बाहर से उठाया है, जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही थ्योरी के क्वेश्चन है? लिख दूं यहां पे? इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही थ्योरी के क्वेश्चन आपके स्टडी में दिए, लिख दूं? चलो, तुम ना भी बोलते तो बड़ा तुम्हारी चलनी थी, लेकिन चलो मैंने फिर भी इज्जत रख ली तुम्हारी। रिस्क्स, ये रिस्क वाली बात तो हम कब से 2 महीने से पढ़ते आए हैं। दैट रिस्क इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी, जो किसी बात को या तो बहुत बढ़ा भी सकता है या बहुत कम भी कर सकता है। रिस्क्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ये क्वेश्चन है आपके स्टडी का, of uncertainties in future which may have unequal impact over the organization, that is either positive और नेगेटिव। अभी तक हम लोग रिस्क को केवल नेगेटिव रूप में ही देख रहे थे, लेकिन अभी अभी आपने देखा कि भाई ऐसा नहीं है। अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो चीजें बढ़ती भी उसी ढंग से हैं जिस ढंग से कम होती हैं।
मैम क्वेश्चन क्या है एग्जाम का? टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क. Risk A is business risks. These risks are related to the uncertainties regarding the operations of the business. And B is, या और इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करना हो क्योंकि क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क. दीज रिस्क्स हैव द डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर द, कौन से प्रॉफिट भाई? बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है तो कौन से प्रॉफिट्स पे असर डालेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. B is financial risks. Organization must have the optimum combination of debt and equity to finance the business. Financial risks refer to the overburden to the organization and earnings of the shareholders due to increase in loans or debts. क्या ये जो बात लिखी है ठीक है कि अगर आपने मान लो बहुत सारा लोन उठा लिया तो आपके पास भी रिस्क है कि आप हो सकता है उस फिक्स कॉस्ट को कवर ना कर पाए, और अगर आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा तो इक्विटी वालों की अर्निंग भी कम हो जाएगी. टाइप्स ऑफ लिवरेज, पूरा चैप्टर यही है टाइप्स ऑफ लिवरेज. पहला लिवरेज कौन सा? ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या क्लियर है कि फिक्स्ड कॉस्ट का कैसे फायदा उठाया जाए जिससे उसका मैक्सिमम बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके. इट मीन्स द optimum utilization of operating fixed cost incurred या to be incurred, जो कर चुके हैं या करने वाले हैं? कर चुके हैं. fixed cost incurred in the organization to multiply the impacts of benefits of पेमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट. क्या ये बात हमें याद रखनी है? मैम कौन सी बात है? बेटा आपको कई जगह ये निशान दिखेगा. अब
हाँ, ये निशान उस बात को आपको बार बार याद दिलाएगा कि ये खतरे की बात है और यहां आप गड़बड़ करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में। तो हमें यहां बार बार लिखना है दैट वेरिएबल कॉस्ट्स आर नॉट कंसीडर्ड for calculating leverages। इस बात को ध्यान देना है। जब हम नोट्स बनाएंगे तो हमारे कॉपी में हो सकता है कि हर पेज 2 पेज के बाद ऐसे निशान हमें कई बार दिखेंगे। ऑपरेटिंग leverage refers to the change in percentage of क्या बेटा EBIT due to 1% change in sales। क्या ये बात फैक्ट है कि इसे बढ़ेगा ही? कुछ भी हो सकता है। दैट इज हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज, हायर इज द रिस्क, लोअर इज द रिस्क। हायर रिस्क है कि जितने तेजी से ऊपर जाओगे उतनी तेजी से नीचे भी आओगे। इट एक्ट्स एज डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब जितना फायदा दे सकता है उतना नुकसान भी दे सकता है। ऊपर वाली शीट बची किसी की? अरे यार, और तुम कहते हो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं जिससे फॉर्मूला भी यहां पे लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट बेटा अगर चेंज देखना है तो मिनिमम 2 तो बनाना ही पड़ेंगे। सेल्स, अरे इतना तो मैंने लिखा ही नहीं जितना तुम लिख रहे हो भाई। अब एक और बात, अब तुम ये खोपड़ी बनाने के चक्कर में 5 मिनट लगा दोगे कि ये ठीक नहीं बैठ रही है तो तुम डेंजर लिख लो भाई, कोई बात नहीं। तो मेरी खोपड़ी और खा रहे हो तुम लोग यार, जल्दी बनाओ। नहीं कोई हड़बड़ी नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दूसरी क्लास कौन सी, आराम से बैठो तुम, क्या दिक्कत है। अब हो गया ना? तुम घर में प्रैक्टिस करके आना कल से, मैं पहले बता रही, इसके चक्कर में लेट नहीं होना चाहिए। डन बेटा, डन। कोई लिख रहा है? चलो यहां देखेंगे अब। सेल्स 500 यूनिट्स इंटू 30 रुपीज। हाँ, यहां पे ये कौन है? एग्जिस्टिंग और ये प्रपोज्ड या फ्यूचर। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ये कितना बेटा? ये 15,000, ठीक है। लेस वेरिएबल कॉस्ट 500 इंटू 15 दैट इज 7,500। हमें पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन कितना? 7,500 लेस फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं 3,000 की है। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 4,500। ये तो कौन सा केस है? एग्जिस्टिंग केस है।
अब हमें कुछ परसेंट से सेल बढ़ानी है और देखना है कि कितना परसेंट फर्क मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पड़ा है, चाहे प्लस में ले लो या माइनस में ले लो, लेकिन लिवरेज तो कहता है कि जिससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके तो हम लेते हैं पॉजिटिव। तो मान लो 600 इंटू 30 18,000, 600 इंटू 90 हो गया, सॉरी 15 हो गया, 9,000, राइट, 9,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना, ये कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 6,000। अच्छा, इस इनकम स्टेटमेंट में किसी को परेशानी है? ठीक लग रहा है? चलो अब यहां देखो बेटा, यहां देखेंगे प्लीज। हाँ अच्छा, ये नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं करो यार प्लीज। हो गया? क्लास का टाइम सही में बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे तो हो गया काम। अरे ठीक है ना यार, मैंने बढ़ा दिया और हो ही गया, क्या फालतू की बात। चलो इधर ध्यान से देखो, मैंने सेल बढ़ाई है, हमें निकालना क्या है बेटा, ऑपरेटिंग लिवरेज। उसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है परसेंटेज इन या परसेंटेज इन चेंज ऑफ ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अब यहां देखो, ईबीआईटी में 1500 का फर्क आया है, 1500 का फर्क आया है, तो 1500 डिवाइडेड बाय 4500 हुआ 33.33%, दैट इज 1/3। इसका मतलब चेंज इन, अगर आपको चाहिए तो ऐसा भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन ईबीआईटी 1500 divided by 4500 into 100, that is 33.33% अपॉन सेल में कितना चेंज आया बेटा, कितना, 3000 अपॉन 15,000 into 100, that is 20%। कितना टाइम हुआ, 1.67 टाइम्स। इसको एक डब्बे में भर लिखो। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, अगर सेल 1 रुपए से बढ़ी, 1% से बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट में चेंज 1.6 टाइम्स आएगा, चाहे प्लस या माइनस। ऑपरेटिंग लिवरेज नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, operating leverage is equals to contribution upon EBIT। contribution कितना है बेटा, 7.5, ये कितना है 45, कितना है 1.67, वही आ रहा है, आना ही वही है, वही आएगा। सिर्फ 2 अलग अलग फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, इसको भी डब्बे में लिखो। ऑपरेटिंग लिवरेज के निकालने के 2 तरीके, अगर मान लो हो सकता है एक ही दिया हो और चेंज वाला कोई काम दिया ही नहीं हो, तो हम क्या करेंगे उस केस में, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और अगर 2 का दिया होगा तो चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स। ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है।
मैंने एक थ्योरी का क्वेश्चन भी यहां पे लिखा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला रिस्क क्या लिखा, बिजनेस रिस्क, वो अनसर्टेनिटीज जो फ्यूचर में मेरी बिजनेस को चलाने में दिक्कत कर सकती है, जिसकी वजह से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, वो क्या कहलाता है, बिजनेस रिस्क। लेकिन अगर कोई बिजनेस ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है तो उसका जो रिस्क है वो रिस्क कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क। बेटा क्या रिस्क है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है कि वो अपना फिक्स कॉस्ट भी ना निकाल पाए, चलो वो तो निकाल भी लेगा तो बेचारे अर्निंग्स इक्विटी शेयर वालों की कम हो जाएगी। दिस इज द फाइनेंशियल रिस्क। ये समझ में है? अच्छा बताओ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, अरे सुनो ना भाई, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा ये एनालिसिस पार्ट है। क्वेश्चन अगर यहां पूछेगा ना, ये तो कर लोगे, जब यहां पूछेगा तो फंस जाओगे। ध्यान से सुनना बेटा, मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, भाई हम तो हॉकर हैं, जगह जगह जाके सामान बेचते हैं, हमने तो किराए पे लिया ही नहीं। इसका मतलब सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बाद जो बचा वही मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक बात है? तो अगर मैं फॉर्मूला में रखूं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1। ठीक बात है? इसका मतलब तुम जितने से सेल बढ़ाओगे उतने से तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। किस केस में, व्हेन देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। तो बेटा ये एनालिसिस पॉइंट्स में लिखो, ये बातें आज समझ आ रही हैं, लेकिन बाद में जब देखो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूं कि जैसा अगर मैं स्टूडेंट होती तो मुझे कैसी कॉपी चाहिए होती एग्जाम के टाइम पे, मैं वैसी कॉपी आपकी बनवाना चाहती हूं कि आज से 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब मैं कॉपी खोलूं तो मेरी पूरी क्लास मुझे उसमें याद आ जाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, when the business does not have the fixed cost the operating leverage will be कितना बेटा, 1। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात समझ आ गई? चलिए, when the operating leverage is higher, ऑपरेटिंग लेवरेज इज हायर, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ तो भी ज्यादा होगा और नुकसान हुआ तो भी ज्यादा होगा। देयर इज रिस्क ऑफ profit as well as change in loss। क्या आप इसका एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं? चलिए, अरे यार एक तो मैं कल से पहले मुझे अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके आना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप एक क्वेश्चन करेंगे? चलिए फटाफट से, हाँ इजी सा क्वेश्चन। सेल्स यूनिट 1 लाख,
सेल्स प्राइस ₹100। हाँ बेटा, ईच। वेरिएबल कॉस्ट इज 40%। Fixed cost is 5 lakh rupees. A. Compute operating leverage, and if the sales changed by 20%, what will be the effect on ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्या क्वेश्चन ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि अगर 20% से सेल चेंज होगी, चाहे बढ़े चाहे घटे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितने का चेंज आएगा? क्या ये कोई बहुत भारी बात है? तो करो फिर ना। और कल से मैं आई ब्रिंग माई ओन कैलकुलेटर। नहीं, फोन से ना वो फील नहीं आता ऐसे। बेटा प्लीज, हमने टाइम पास करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं लिया है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपका पहला सवाल है स्टडी मटेरियल का। बस फर्क इतना है कि लिखा है कि अगर सेल 10% से चेंज हो जाए तो। अच्छा, टॉपर्स वाली एफएम की किताब तो लाए होंगे ना आप? कोई एक दे दो अभी के लिए। मैं पेज नहीं फाड़ूंगी, अपनी किताब का फाड़ूंगा। अभी दे दो, अभी आपकी सही सलाह। अब फाड़ भी दी तो नई किताब देंगे। हाँ, दिखाऊं? नहीं, चलो कोई बात नहीं। डन। अच्छा, जब तक मैं आपके लिए थोड़ा सा वर्किंग कर लेने। होमवर्क तो भाई साहब नाम मत लेना मेरे आगे। सबसे पहला, सेल्स कितनी बेटा? कितनी? 1 करोड़ माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट बेटा? दैट इज 40 लाख। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 60 लाख। क्या यहां तक किसी ने गड़बड़ करी है? नहीं, वेरी गुड। लेस फिक्स कॉस्ट कितना बेटा? 5 लाख। इसका मतलब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 55। क्या आपने ए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? क्या रिजल्ट आया आपका? 1.09। चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पे क्योंकि चेंज नहीं है कुछ, इसलिए आपने फॉर्मूला लगाया होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दैट इज 60 अपॉन 55, दैट इज 1.09। ये ठीक है? मतलब जो भी 8 कुछ भी आया होगा, क्या ये सबका आया है? कितने लोगों बच्चों ने सही सही कराया इसको? चलिए वेरी गुड। क्या अब आपको एक बात समझ में आ गई बेटा कि 1% चेंज ऑफ सेल विल रिजल्ट इन 1.09% इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो बी वाले का जवाब दे दो। अगर सेल कितने से बदलेगी? 20% से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल 20 इंटू 1 ये ठीक बात है? 1.09 दैट इज 21.81। चलो 8, चलो कोई बात नहीं 8। क्या ये बात ठीक है? 1% का चेंज आएगा कितना? 1.09%। इसको किस में लिखते हैं बेटा? टाइम्स में। एक गुना का चेंज 1.9 टाइम्स। ये किससे किससे नहीं हुआ बेटा? देखो बता दो प्लीज। कौन सा वाला? सेकंड वाला। देखो क्या कहता है कि 1%
अगर चेंज आएगा तो इतने टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बदलेगा। बोलो ठीक है। मान लो ये तो टिपिकल है, 2 टाइम्स होता, आप ये मानो कि अभी आंसर कितना है 2 टाइम्स। इसका मतलब 1% ऑफ चेंज इन सेल विल रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्रॉफिट फॉर 2 टाइम्स। इसका मतलब 1% चेंज इन सेल विल रिजल्ट इन 2% चेंज इन प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर सेल 20% से बढ़ती तो प्रॉफिट कितने से बढ़ता? 40 से। यहां 1.09 है, इसलिए आंसर है 21.8। ये ठीक है। चलिए अब आप पेन रख दीजिए नीचे। रख दिया। कल से मैं अपनी किताब लाऊंगी साथ में, आज अभी देख लीजिए। ये आपके स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन है बेटा। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 shirts. The selling price per shirt is 500 rupees. Variable cost is 200 rupees per shirt and fixed cost is 25 lakhs. मैंने अपनी समझ से जो आया ऐसा ही कुछ फोटो आपको बना के दी। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, हमारा ए पॉइंट यही था। बी, अगर सेल 10% से बढ़ेगी तो क्या इंपैक्ट आएगा? बोलो फटाफट। पहले ईबीआईटी, पहले ऑपरेटिंग लिवरेज बताओ और फिर मल्टीप्लाई करके चेंज तो बताओ ना। बेटा सेल्स 10,000 इंटू 500 कितना हुआ? 5 लाख, 50 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना? 20 लाख। कंट्रीब्यूशन 30 लाख लेस फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी ए, इसको बार बार लिखना बेटा जिससे याद हो जाए। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू ये 30 डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना टाइम्स? और अगर सेल 10% से इंक्रीज करेगी तो ईबीआईटी विल इंक्रीज सेल्स इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज चेंज इन परसेंटेज। तो ये कितना? 10 इंटू 6, 60%। अरे ये तो तुमने अपने से बनाना था, मैंने बना दिया। ये तुमने कहा, देखो ये इसलिए तुमको बोला अभी बनाने के लिए कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट मैंने दिया आपको। सिर्फ फर्क इतना था कि मुझे 10%, आपको ये भी बताया था मैंने कि क्वेश्चन में क्या दिया है 10%। क्या ऐसा सा अगर कोई सवाल होगा तो हमसे होगा। और एक बात, आपने कसम खानी है कि हमें इनकम स्टेटमेंट हर सवाल में बनाना है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया, अगर आप चाहो तो लिख लो, उतार लो फटाफट, 1 मिनट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा कौन सा 1? S1। बेटा बी पॉइंट कहता है कि अगर मान लो सेल 10% से बढ़ी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर सेल 1% से बढ़ेगी तो प्रॉफिट 6 गुना बढ़ेगा? तो कितना परसेंट बढ़ेगा? इसका मतलब 6%। 1% का 6 गुना बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा? 6% बढ़ेगा। इसमें आपको कोई आपत्ति है? तो अगर 1% का 6% बढ़ेगा तो 10% का कितना परसेंट बढ़ेगा? 60%। इसमें किसी को कहीं किसी प्रकार से कुछ भी आगे बढ़े? उतार लिया आपने ये। देखो और एक बात, अब ना आपको स्पीड और चाहिए EIS से भी ज्यादा, क्योंकि अगर आप एक एक करके लाइनें खींच खींच के उतारते रहे ये सब, नहीं तो फिर मुझे आपको कहना पड़ेगा क्लास का टाइम 2 बजे से आपके आगमन तक वाला टाइप का, क्योंकि अगर आप इस स्पीड से चले आगे बढ़े।
और सॉरी कोई लिख रहा है, वेरी गुड। चलो बेटा, अब बस इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। बात आज भी वही है जो थोड़ी देर पहले थी। क्या कि अगर किसी चीज के ऊपर फिक्स कॉस्ट लग ही गया है तो क्यों ना उसका ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिससे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। बेटा नाम ही कौन सा लिवरेज है। इसका मतलब यहां पर कौन से वाले फिक्स कॉस्ट की बात हो रही होगी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की। इसका मतलब डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट और लोन का इंटरेस्ट। इसका मतलब आपको दो केसेस में इसको पढ़ना है। पहले बात को सुन लेना ध्यान से। आपके स्टडी में प्रेफरेंस डिविडेंड की कहीं चर्चा नहीं है कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को खर्चा मानते हैं तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन वैसा दिया नहीं है। लेकिन हम इसको दो केसेस में पढ़ेंगे। एक जब ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रेफरेंस शेयर है और एक जब ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग केसेस हैं बेटा। आपको पता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आर आल्सो एन आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो आपको 20 साल के अंदर पे करनी ही होती, क्योंकि अब नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं कर सकते। आपको दो केसेस में पढ़ना है, व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड एंड व्हेन देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड। बात आज भी वही है कि कौन से वाले फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ ही रहा है, तो क्यों ना अपनी सेल ऐसे बढ़ाऊं कि जिससे मेरे शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट पहले से ज्यादा हो जाए। तो बेटा फाइनेंस की बारी तो तब आती है जब पहले फिक्स्ड कॉस्ट निपट जाता है। ठीक बात है। इसका मतलब ये कहां से शुरू होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। इसमें से हमें लेस करना है इंटरेस्ट, जो कि आपका होगा लोन इनटू फिक्स्ड परसेंटेज। अगर डिबेंचर है तो 6% डिबेंचर, अगर लोन है तो लॉन्ग टर्म्स लोन का इंटरेस्ट। बेटा यहां आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स, और ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये इनकम स्टेटमेंट काम आएगा किसमें, फाइनेंशियल में। क्योंकि मैंने आपको बार बार एक बात बोली है कि मैं कैसे अपने इस वाले फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करूं जिससे मेरा इक्विटी या शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट है वो पहले से ज्यादा हो जाए। वो कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज। लेकिन ऐसे ये बात समझ में नहीं आएगी। पहली सिचुएशन हमेशा एग्जिस्टिंग और दूसरी प्रपोज्ड। ठीक है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना, 1 लाख। देखो मैं शुरुआत से भी चल सकती थी, सेल फिर ये फिर वो, तो अभी वहां तक हमारा हो गया है। उसके बाद लेस इंटरेस्ट मान लेते हैं कितना, 60,000। तो व्हाट इज PBT लेस टैक्स, आसानी मानते हैं कितना, 20। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अगर यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो मैं पहले लिखती प्रेफरेंस डिविडेंड और जो बचता वो मैं लिखती अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन मेरा पहला केस है कि व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो दिस इज ओनली अर्निंग्स टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या ये बात ठीक है? अब मान लो कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है 1.20, क्या इंटरेस्ट बदलेगा? यस, वो आज भी 60 ही रहेगा। टैक्स बदलेगा कि नहीं? मैम, टैक्स का रेट नहीं बदलेगा, लेकिन टैक्स का अमाउंट बदलेगा, दैट इज 30,000। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। मैम क्या सुनना है? क्या मैंने जब 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाया, ध्यान से सुनना है बेटा, जब मैंने 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाया तो 50% मेरी अर्निंग में फर्क पड़ा है। क्या आपको दिख रहा है? आपका 40 से 60 हो गया भाई। और अगर आप इक्विटी से पे मानोगे तो भी 20 से 30, इसका मतलब बढ़ोतरी कितना परसेंट? 50%। ध्यान से सुनना है बेटा, क्या बोल रहे हो आप? अगर मैंने 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है तो 50% मेरा अर्निंग टू इक्विटी शेयर्स बढ़ रही है। क्या दिख रहा है आपको? इसका मतलब फाइनेंशियल लिवरेज की एनालिसिस में हम क्या लिखेंगे? चेंज इन अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू 1% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैम एक बार और बता दो बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने कहा अगर मैंने 20% अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज किया है, जो कि इस केस में बढ़ाया है, तो उस केस में मेरा 50% इक्विटी के अर्निंग में बढ़ोतरी हुई है। क्या ठीक बात है? इसका मतलब क्या आप सीधा सीधा कह सकते हैं मैम कितना गुना? 2.5 टाइम्स। कुछ ज्यादा हो गया क्या? अगर 20% बढ़ाने से 50% इक्विटी की अर्निंग बढ़ती है तो कितने टाइम्स हुई? तो आपको तो इसका मतलब फॉर्मूला भी आ गया। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर्स अपॉन परसेंटेज ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ही ने तो कहा कि मैम अगर मैं 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बदलता हूं तो उस केस में 50% इक्विटी की अर्निंग चेंज होती है। ठीक बात है? कितने गुना? तो 2.5 टाइम्स तो तभी आएगा ना जब फॉर्मूला में लिखोगे परसेंटेज चेंज इन अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैम ये तो फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? अगर आपको इसके एनालिसिस की लाइन याद रहेगी बेटा तो फॉर्मूला भी याद रहेगा। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पहला तो फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, और फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ही ने देखा 20% चेंज करने से 50% इक्विटी की अर्निंग में चेंज आ रहा है। इसका मतलब 2.5 टाइम्स। इसका मतलब 1% ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल लीड्स टू
2.5% चेंज इन द अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, आइदर बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन बेटा बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, ये तभी होगा, एक जब फिक्स कॉस्ट होगी और दूसरा जब फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, तभी ये चीज लागू होगी। और दूसरा फॉर्मूला होता है पीबी आई टी अपॉन पीबीटी। पीबीआईटी कितना है? नहीं बेटा, अभी बता रही हूं क्यों। 1 लाख पीबीटी 2.5 टाइम्स। ये यहां पे पीएटी क्यों नहीं लिखा? पीएटी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टैक्स वेरिएबल एक्सपेंस है, जिसका फर्क लिवरेज में नहीं आएगा। वो जो खोपड़ी बनाने में 15 मिनट लगाई थी, वो यही थी कि वेरिएबल एक्सपेंसेस को लिवरेज लेते वक्त ट्रीट नहीं करना है। तो ऑपरेटिंग के समझ आने की वजह से अब ये मुझे थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है। क्या लगा बेटा, क्या पता चला आपको? कि अगर हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1% का चेंज करते हैं, तो मेरे 2.5 गुना चेंज होगा किसमें? अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में। या आप कह सकते हैं कि अगर ये वाली बात नहीं दी होगी तो कौन सा फॉर्मूला? पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। बट दिस इज इन द केस व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। ये तब लगेगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है? ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? तो क्या करें? अच्छा, एक एग्जाम्पल देखते हैं ना, रुको। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लोगे? अच्छा, तो एक काम करो, पहले फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या वो तो लिखो, फिर ये मैं लगा दूंगी तो आप लिख लेना, वरना मैं आपके साथ दोबारा लिख लूंगी, कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे। देखो, स्पीड का मतलब कहीं ये नहीं होता है कि आपकी राइटिंग खराब होनी चाहिए। अच्छा, 1 2 क्या चल रहा है? बी कर दूं इसको? चलो, तुमको जो लिखना है लिखो, ऐसे तैसे कराओ। फाइनेंशियल लिवरेज refers to the use of the financial fixed costs in the nature of either, कौन सा हो सकता है बेटा? either डिबेंचर इंटरेस्ट और लोन का इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड टू मल्टीप्लाई द सिचुएशन ऑफ benefits to the organization। ये FL stands for financial leverage is equals to, पहले ये भी यहाँ लिख लो, percentage change in earnings of equity shareholders upon percentage change in operating profit। इसका एनालिसिस पार्ट क्या कहता है?
it says the percentage change in, बेटा अगर ये लाइन याद रह गई तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा. परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू चेंज in the 1% due to the change in 1% of operating profit. This is very important. ये लाइन हमें याद रखनी है. और दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर interest and tax upon PBT, that is profit before tax, ये रहा आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन. ये रहा आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कितना? 1 लाख. फिर आप चाहो तो इसको तो ऐसे लिख सकते हो, या अगर याद करना है तो अच्छी बात है, लाइन से लिखो, आपको स्टेटमेंट भी याद होगा. टॉपर्स वाले ना मेरे पैसे काटने वाले हैं. जिस हिसाब से सारा बोलेंगे पेन और पेपर तो आप ही यूज कर लेते हो. अब 2 पेपर भी मेरे पास हैं. हाँ ये सही बात कि तुम कम पेपर यूज करके पढ़ा के दिखाओ. दो 4 पेपर और पढ़ा के टॉपर्स टेक ओवर कर लो. बेटा वो तो सर से ना EIS वगैरह उनको पसंद नहीं है, नहीं तो वो भी नहीं मिलती मुझे. तुम बात करो, टेक ओवर कर लो. तो तुम बैठे बैठे थक जाते हो यार, ये अच्छी बात है. हाँ सर यार, इट बीइंग 25 years इज वेरी लॉन्ग पीरियड. मुझे तो लगता है कि अब तो 5-7 साल मैक्सिमम, उसके बाद तुमने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेनी है बस. तो तुम करना क्या है? तो उम्र हो गई अब. ये लिख लिया बेटा आपने? यार मैं इतना प्यार से धीरे धीरे ऐसा सजा सजा के लिखती हूँ तो भी इतना टाइम नहीं लगता मुझे. नहीं लेकिन पता है स्केच पेन से मुझे लगता है कंपैरेटिवली जल्दी लिखा जाता है इन कंपैरिजन ऑफ दीज पेन्स. मैं अगर कॉपी में लिखूं तो शायद मैं इतना तेज शायद नहीं लिख पाऊंगी. इसके बाद अरे यार कल परसों की बात नहीं है, पहले ये एग्जाम्पल लिखा आपने. अरे ठीक है ना भाई, मैं हटा थोड़ी रही हूं. अब यहां लिखेंगे एनालिसिस. यहां लिखेंगे इस एग्जाम्पल की एनालिसिस. This situation shows that the 20% increase in operating profit will lead to 50% increase
in the earnings to the equity shareholders. अब एक और बात, this is valid only when there is no preference dividend. ये वाली बात तभी तक सही है जब तक preference dividend नहीं है. क्योंकि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो वो भी एक फिक्स कॉस्ट है, और अगर वो फिक्स कॉस्ट होगी तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा. टॉपिक और कोई नहीं, एक क्वेश्चन और बना दो यार. 3:45 बजे, अभी 4 बजे तक तो ऑफिशियल थप्पा है, फिर कहाँ टाइम बढ़ाया मैंने. 2 बजे आई हूं मैं. इसकी बैक साइड रह गई. हेलो, कोई बात नहीं, मैं रख दूंगी, उसको रख दूंगी. हाँ, 1 मिनट प्लीज, बता रही हूं. अब बात आई कि क्या ये हमें कभी सच में दिखेगा. अभी आपने मैम क्लास शुरू करने से पहले कहा था कि इन हर चीजों को हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे. बेटा, ये काम एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट तब करेगा जब किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना होगा. इसका मतलब वो बिजनेस क्या मुझे स्टार्ट नहीं करना चाहिए जिसका ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आप नए हैं. जितने स्पीड से आगे जाएंगे 1% चेंज आपको 6 गुना पीछे भी ले जा सकता है. तो हमेशा लिवरेज इज डन फॉर द रिस्क एनालिसिस कि क्या मुझे ये फलाना काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उस केस में हम लोग निकालते हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, और एक और आएगा वो हम लोग कल देखेंगे, कंबाइन. हाँ, तो बेटा ये हमेशा प्रपोज्ड, इसीलिए हमने लिखा प्रपोज्ड. एग्जिस्टिंग बेटा ये हमेशा होता है कोई, अब एक्चुअली जो बिजनेस काम कर रहा है, स्टैब्लिश्ड है, उसको हम बेस मान के काम करते हैं. हमारे लेवल के ऊपर काम कर रहा है. अरे 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 अरे, इतनी स्पीड, जो कुछ छूट जाए तो ऐसी तैसी कराए, बस बैग भरो और चलो. अच्छा रुको प्लीज. अच्छा, मैक्सिमम 5 more minutes, बस. ज्यादा लाड प्यार में सर नहीं चढ़ना है तुम लोगों को. अच्छा, एक बात बताओ, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक लग रहा है? मतलब आता है मुझे पढ़ाने ना? हाँ, बस फिर ठीक.